नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। कृषि की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको कृषि की जानकारी मिलती रहे। फसल क्रांति के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आज सभी जानते हैं कि इस समय महामारी का ये जो कोरोना काल चल रहा है सभी के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए। और आप सभी जानते हैं ऐसे हालात से निपटना एक चुनौती नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी, कह लीजिए कि बहुत बड़ी समस्या है जिससे पार पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जीतेंगे जरूर ऐसी उम्मीद करते हैं। तो सब हमारे किसान भी इन हालातों में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, और जो हमारी कृषि कंपनियां हैं वो भी एक तरीके से बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं इस चुनौती से पार पाने में। तो जब हम जिक्र करते हैं खेती का तो हमेशा आज के टाइम में सबसे पहले दिमाग में आता है कि जो कृषि मशीनरी है हमारी, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। अगर हम ये भी सोचते हैं कि हमें खेत की जुताई करनी है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि यार ट्रैक्टर किसका लेके आए। तो कहीं ना कहीं बिना मशीनरी के कृषि करना आज के समय में संभव नहीं है। और अभी हमारे जो किसान भाई हैं आज के टाइम में एक उनकी रीढ़ की हड्डी बन चुकी है कृषि मशीनरी, फिर चाहे ट्रैक्टर की बात हो, रोटावेटर की बात हो, गेहूं काटने वाली मशीन की बात हो, कोई भी कृषि मशीनरी आप उठा लीजिए। तो एक कृषि मशीनरी का कोविड 19 में क्या महत्व है और किस तरीके से जो प्रभाव पड़ा है कृषि मशीनरी उद्योग के ऊपर और क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो है मिस्टर एस के बंसल जी जुड़े हैं आज। ये जो हमारे आज के खास मेहमान है मिस्टर एस के बंसल जी हैं, जो कि हेड सेल्स एंड मार्केटिंग है बीसीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक जाना माना ब्रांड है एग्रीकल्चर मशीनरी में। सर आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने आप से बताएं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर आप ही बता पाएंगे अपने बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबको सबसे पहले नमस्कार। मेरा मेरा नाम एस के बंसल है। मैं इंडिया हेड बीसीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हूँ। बीसीएस इंडिया एक इटली की 100% सब्सिडी वाली कंपनी है। इसमें 2004 से बीसीएस इंडिया लुधियाना में काम कर रही है। हमारी फैक्ट्री लुधियाना में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हम लोग लगभग 90 से 100 मैन पावर तक हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और जो क्वालिटी मशीनें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन लोगों को प्रोड्यूस करके हम इंडिया में कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये बहुत कंपनी बहुत इटली की है तो 2004 में ये लोग इटालियंस इंडिया आए। इन्होंने अपनी ज़मीन परचेज की और लगभग 6 एकड़ में फैक्ट्री बनाई। और आज हम लोग काफ़ी एक्सपेंशन फेज में हैं। हम एक नई फैक्ट्री और बनाने जा रहे हैं इसी जगह में, जहां हम जो नए प्रोडक्ट लाएंगे फ्यूचर में उनको भी हम उनको बना सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि किस तरीके से बीसीएस की भारत में शुरुआत हुई, क्योंकि जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं, तो सबसे पहले ख्याल में यही आता है कि किस तरीके से तकनीकी की शुरुआत हुई। वो फिर राज्य की बात हो या फिर हमारे देश की बात हो या पूरे वर्ल्ड की बात हो, तो कैसे इस तकनीक की शुरुआत हुई और कहाँ से ये आइडिया दिमाग में आया कि इस तरीके की तकनीक को भारत में लेके आना चाहिए। सर, ये जो हमारी कंपनी बीसीएस इटली की है और इटालियंस का एक बहुत बड़ा ड्रीम था इंडिया में काम करने का। हमारे जो कंपनी के एमडी हैं, ऑनर हैं, इंजीनियर फैब्रिजियो कैस्टोल्डी, दे स्टार्टेड ड्रीम इन 1972। 1972 में उन्होंने 2 रिपर बाइंडर इंडिया भेजे थ्रू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर टेस्टिंग ऑन द फील्ड। एट दैट टाइम इंडिया में लेबर थोड़ी चीप थी और टेक्नोलॉजी की समझ लोगों को कम थी। और सेकंड पॉइंट, इंडिया की इकोनॉमी भी उस समय क्लोज थी। 100% एफडीआई अलाउ नहीं था उस समय। तो इंडिया में वो मशीन छोड़ के चले गए कि इसको टेस्ट करो आप लोग। इंडिया में मशीन टेस्ट हुई, चेक की गई, लेकिन वो मशीन ऐसी कैसी रही। जब 2004 में और 2002 और 3 के आसपास जब इंडिया में इकोनॉमी ओपन हुई, एफडीआई आया, देन दे
immediately start its operation in India. 2004 में उन लोगों ने लुधियाना में 6 एकड़ जमीन परचेज की, इस मकसद से कि हम लोग इंडियन फार्मर को एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे। आज हम लोग सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास वो है रीपर बाइंडर। ये मशीन गेहूं और धान काट के बंडल बांधती है, और ये वास्तव में एक छोटे फार्मर के लिए बहुत ही एक अच्छी मशीन है, क्योंकि बड़ी मशीन में इन्वेस्ट करना हर फार्मर का नहीं होता है। एक छोटी मशीन लेके किसान अपना काट सकता है, और उस मशीन को एक टैक्सी मॉडल बना के कस्टम हायरिंग में भी यूज कर सकता है। सेकंड प्रोडक्ट हम लोग लेके आए, वो भी छोटे फार्मर्स के लिए, 2 व्हील ट्रैक्टर। उसको हम पावर बीडर भी बोल सकते हैं, इंटररो कल्टीवेटर भी बोल सकते हैं। ये मशीन जो सब्जियां हैं, गन्ना है, कपास है, मिर्ची है, लाइन टू लाइन वाले जितनी फसलें हैं उसमें गुड़ाई निराई के लिए काम आती है। इस मशीन का यूज करने से किसानों को लगभग 7 to 10% प्रोडक्शन अधिक पैदावार हो जाती है। तो आज के समय में प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी टाइम पर। तो ये मशीन एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है अपने उस फील्ड के लिए। तो इंडिया में एक अच्छी शुरुआत हुई 2004 में, और आज हम उस शुरुआत को एक अच्छी तरह से आगे लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। जैसा कि हमारे सर ने बताया, जो हमारे दर्शक हैं वो सर को सुन पा रहे हैं कि बीसीएस की किस तरीके से शुरुआत हुई, और खासकर जब टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो जो तीनों तरीके की मशीनरी सर ने बताई हैं तो बड़ा ही महत्व रखती हैं ये चीज़ें किसानों के लिए। क्योंकि अगर हम किसी भी क्षेत्र में भारत के चले जाएं, अगर हम ये कहते हैं कि बहुत बैकवर्ड इलाका है हमारे देश का गांव में, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशीनरी जरूर मिल जाएगी। तो एक तरीके से जो हमारा किसान की डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है मशीनरी के ऊपर, एक बहुत बड़ा रेशो है कि उसकी किसान की जो निर्भरता है वो मशीनरी के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक बड़ी चीज है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस समय देश में उपलब्ध है। सर जिस तरीके से कोरोना काल ये अभी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है उसका क्या प्रभाव पड़ा है कृषि मशीनरी उद्योग के ऊपर, और जो भारतीय कृषि जगत है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? ऐसा है, डेफिनेटली कोविड-19 का जो इफेक्ट है ये हर किसी के ऊपर पड़ा है। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सर। इमरान जी, कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडिविजुअल से लेके हर इंडस्ट्री पर पड़ा है, और इसका इम्पैक्ट हमारे जो एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी आया है। क्योंकि एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री मैन पावर बेस्ड होती है। यदि टाइम से मैन पावर नहीं मिलेगी इंडस्ट्री को तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा, वो भी नेगेटिव वे में। आज हमारी इंडस्ट्री ड्यू टू जो टेक्निकल मैन पावर है दैट इज अवेलेबल, बट जो नॉन टेक्निकल मैन पावर है दैट इज नॉट अवेलेबल, वो अभी भी अपने गाँव में घरों में है, वापस नहीं आई है। इसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटीज हर कंपनी की 50% से कम हो गई हैं, और उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन लाइन पर आ रहा है, और सारी इंडस्ट्री उसमें सफर कर रही है। लेकिन वी होप कि ये टाइम निकल जाएगा और इंडस्ट्री डेफिनेटली इससे उभर जाएगी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सर जिस तरीके से जैसा आपने बताया कि प्रोडक्शन पे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वो चाहे फिर मशीनरी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, तो जिस तरीके से अभी ये पीरियड चल रहा है, क्योंकि कोई पता नहीं है कब तक ये नियंत्रण में ये हालात होंगे या किन हालातों में आगे देश जाएगा, कोई किसी चीज़ का अभी पता नहीं है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां जो हमारा कृषि मशीनरी उद्योग है वो कर रहा है, और आपको क्या लगता है क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और अभी इंडस्ट्री के सामने? चुनौतियां डे बाई डे बढ़ रही हैं इंडस्ट्री के आगे, बिकॉज पूरा सप्लाई जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ा हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कोई पार्ट्स हो। सपोज हमारे इंजन महाराष्ट्र से आने हैं, अब वो इंजन नहीं आ पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से,
तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर, बट इसको हम एक पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं। हम लोग अपनी इस चैलेंज को दूर करने के लिए हम लोग एडवांसिंग कर रहे हैं। जो मशीनें हमें सेल करनी है या बिजनेस करना है, सपोज 8 महीने बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, हम उसकी तैयारी 6 महीने पहले कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू कीप द स्टॉक। हम उसका प्रोडक्शन एडवांस में लेके चल रहे हैं, जिससे कि टाइम पर किसानों को वो चैलेंज ना फेस करना पड़े जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम टाइम से मशीनें बनाएं, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, जिससे कि जब जिस चीज का सीजन हो फार्मर्स का, हम उस तक वो टाइम से मशीनें पहुंचा पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, आप उनको किस तरीके से आपके प्रोडक्ट, जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो मार्केटिंग नेटवर्क है बीसीएस का वो किस तरीके का है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर। हम लोग बीसीएस जो वेल नोन है वो रीपर बाइंडर्स में है। हमारा जो ब्रांड बना है बीसीएस मशीन का, वो रीपर बाइंडर से बना है, बिकॉज इंडिया में ये इकलौती मशीन है, इकलौती कंपनी है जो गेहूं काटती है और बंडल बांधती है। कोविड-19 में भी हमारी कंपनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मार्च अप्रैल में जब गेहूं कटाई का समय था, उस समय लेबर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नामात्र के बराबर थी, ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग, और एक भय था मार्केट में क्या हुआ। उस समय हमने बिहार में, एमपी में, यूपी में, हरियाणा में काफी लार्ज स्केल पर गेहूं कटवाया किसानों का अपनी मशीनों से, जो हमने सेल की हैं, और उनको हमने स्पेयर पार्ट और सर्विस भी दिया। तो डेफिनेटली कोविड-19 में ये मशीन एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन उभर के आई है फार्मर्स के लिए, कि फार्मर इस मशीन का यूज करें, उससे वो अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो कोरोना का जो तकलीफ है, उससे भी इसमें हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट जो पावर बीडर है हमारा, वो हम पूरा हिल एरिया, जितना अपना हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है, हम लोग काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दे रहे हैं, बिकॉज इन एरियाज में ट्रैक्टर एंटर नहीं कर पाता है। हिली एरियाज में जो लैंडस्केपिंग इस टाइप का है इनका, कि वहाँ बिग ट्रैक्टर कैन नॉट एंटर। ये मशीनें हमारी लैंड प्रिपरेशन का काम भी करती हैं और रो टू रो कल्टीवेशन का काम भी करती हैं। नेटवर्क की बात करें, हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, पूरा हिमाचल प्रदेश बीसीएस इंडिया के प्रोडक्ट से कवर्ड है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। पंजाब में हम लोग बैठे हैं, हरियाणा में भी वेरी गुड डीलर नेटवर्क, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार एंड महाराष्ट्र, अप टू सेंटर टू साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग वेरी वेल। अब हमारा जो फोकस है वो साउथ की मार्केटिंग पर भी है, लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, बिकॉज ये जो बेल्ट है ये टोटली राइस पैडी बेल्ट है। तो हमारी कंपनी इस गैप को फिल करने का प्रयास कर रही है कि हम राइस के लिए भी एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आए। और दूसरा, हम लोग जो बिलीव करते हैं, दैट बिलीव्स इन सर्विस। बीसीएस नोन फॉर इट्स सर्विस। हम कंपनी की किसी भी कीमत पर, किसी भी खर्चे पर हम लोग सर्विस देने से पीछे नहीं हटते हैं। हमारे डीलर्स पूरा ट्रेंड है उनके मैकेनिक सर्विस देने के लिए ऑन द साइट, इन द फील्ड, and they are keeping full spare part. So that is the backbone of BCS. How BCS consistently growing, this is the only and only reason is the service. ऑल राइट, जैसे सर ने बात किया कि बीसीएस सिर्फ अपने ब्रांड के लिए नहीं जाना जाता, अपनी गुणवत्ता के लिए, अपनी सर्विस के लिए, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस के लिए जाना जाता है। तो कोरोना काल में भी कंपनी ने अपने जो किसान साथी हैं, जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनका ध्यान रखा और किसानों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई। लेकिन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसा आपने सप्लाई चेन का भी जिक्र भी किया, तो एक तरीके से बाधित तो हुई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं सप्लाई चेन के अंदर। तो उन चीजों को कैसे आपने मैनेज किया, किस तरीके से? मान लीजिए किसी किसान को अगर रिक्वायरमेंट थी मशीन की, तो किन चुनौतियों को पार पाते हुए आपने उस मशीन को किसानों तक पहुंचाया, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। काफी बड़ी चुनौती थी हमारे पास। अब वो चुनौती थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उस समय
अप्रैल के महीने में ट्रांसपोर्टेशन भी बंद था, लेकिन हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट मैनेज किया क्योंकि एग्रीकल्चर एसेंशियल गुड्स में आता है। उस कैटेगरी पे हम लोगों ने बी पेड मोर फ्रेट, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा जो किराया होता है वो पे करके किसानों तक हमने सर्विस दी, स्पेयर पार्ट दिया और मशीनें पहुंचाई। बिकॉज अल्टीमेटली फार्मर की मशीन जब तक फील्ड में नहीं चलेगी उसका रिजल्ट नहीं है, और कंपनी का एक ही एम है कि मशीन मस्ट रन इन द फील्ड एट एनी कॉस्ट। फार्मर ने जो मशीन ली है वो चलनी चाहिए, उसके लिए कंपनी को जो करना है हम लोग करेंगे और हम लोग कर रहे हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य है, इसी उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं। ऑल राइट सर, मुझे लगता है कि जो बीसीएस की जो मशीनरी है, जहां तक मैं समझता हूं तो कहीं ना कहीं किसी के लिए दो तरीके काम करती हैं। नंबर एक तो जो किसान का खुद का फार्म है उसमें काम करते हैं, और इसी के साथ साथ जो मशीनरी है उसको, जैसे आपने कस्टम हायरिंग सेंटर का जिक्र किया जिसके लिए सरकार भी काफी महत्व दे रही है, तो एक कस्टम हायरिंग प्रोसेस के जरिए भी किसान अच्छी खासी इनकम इस तरीके की मशीनरी से हासिल कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि किस तरीके से किसान इस मशीनरी के जरिए अर्निंग भी कर सकता है। जैसे हमारी मशीन रीपर बाइंडर है, जो भी किसान रीपर बाइंडर खरीदता है सबसे पहले वो अपना खेत काट के बंडल बांधता है, उसके बाद इस मशीन को वो किराए पर चलाता है। किराए पर चलाने के लिए उसको प्रति घंटा के हिसाब से या प्रति एकड़ के हिसाब से उसको रेंट मिलता है, और वो रेंट इतना अच्छा होता है क्योंकि उसका कंपैरिजन लेबर से है कि लेबर एक एकड़ में सपोज 3,000 रुपया चार्ज करती है गेहूं काट के बंडल बांधने का, तो मशीन से आराम से उसको 2,500 रुपया प्रति घंटा प्रति एकड़ का चार्ज मिल जाता है। इट मीन्स सीजन में जो 20-25 दिन होते हैं गेहूं कटाई के, उसमें वो आराम से 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए तक की कमाई किसान कर लेता है। एक टैक्सी मॉडल है, जैसे लोग अपनी टैक्सी लेके किराए पर देते हैं, ऐसे ही इसमें रीपर बाइंडर परचेज किया और खुद किराए पर चलाया, तो उसमें इतनी अच्छी अर्निंग है कि किसान की मशीन सब्सिडी काट दें हम तो पहले सीजन में ही विदिन 20 डेज उसकी कीमत पूरी निकल जाती है। तो इससे ऊपर कोई भी कस्टम हायरिंग मॉडल नहीं है रीपर बाइंडर से ऊपर जो इतना एक अच्छा अर्निंग सोर्स किसान को दे। तो इसमें वो सीजन में लगभग 200 एकड़, 250 एकड़, 225 एकड़ आराम से गेहूं काट लेता है, तो उसकी अपनी एक अच्छी अर्निंग, किसान अपने आप में एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बन जाता है। और अब जो समय चल रहा है कोविड का, कोरोना का, इसमें बहुत तकलीफ किसान को लेबर मिलने में हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान रखना पड़ रहा है। उस काल में, उस समय में रीपर बाइंडर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मशीन साबित होने वाला है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं वो हमेशा देखिए खेती के अलावा कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उनको रोजगार के और अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा रोजगार के अवसरों की अवेलेबिलिटी नहीं होती ऐसा किसान सोचते हैं। लेकिन अगर हम सही से नजर डालें, सही से देखें किस चीज को, तो गांव में ही किसान इतना रोजगार पैदा कर सकता है कि वो अच्छे से अपने घर का भरण पोषण कर सकता है, अपने और 4 आदमियों को वो रोजगार दे सकता है। तो मेरा जो हमारे दर्शक है उनसे अनुरोध है कि वो इस तरीके के जो विकल्प हैं उन पर जरूर गौर करें और देखें कि किस तरीके से उनको इस तरीके रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है सर। जैसे कि लॉकडाउन सिचुएशन भी रही और इस टाइम जो है सभी काम लगभग बंद ही थे, क्योंकि अब आगे थोड़ा काम जो है धीरे धीरे कामों की शुरुआत हुई है। तो किसान के पास भी एक तरीके से देखिए, क्योंकि कमाने का सिर्फ एक खेती ही जरिया है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चों में उसका भी पैसा जो है खर्च हुआ है। तो सर किसान के पास भी इतना पैसा, क्योंकि वो जोड़ के रखता है कि वो एक मशीन लेगा आने वाले टाइम में, या जो पैसा उसने जोड़ा है उसको किसी मशीनरी के साथ साथ ट्रैक्टर लेगा, ऐसा किसान सोचता है। लेकिन इस टाइम किसान के पास भी पैसा का नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में क्या कोई ऐसी फाइनेंस सुविधा या फिर सब्सिडी आपकी मशीनरी पे उपलब्ध है, या फिर किसी भी कृषि मशीनरी पे सरकार की ओर से उपलब्ध है जिसको किसान आसानी से खरीद सके? जो मशीन हमारी रीपर बाइंडर है, इस पर सरकार बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, चूंकि एक किसान के लिए अर्निंग सोर्स है और किसान को एंटरप्रेन्योर बना रही है।
सरकार की 40% से लेके 50% तक की सब्सिडी हर राज्य में उपलब्ध है। लगभग 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख सब्सिडी मॉडल के हिसाब से किसान को मिल जाती है। उसके बाद उसकी आधी कीमत बची और वो आधी कीमत 20-25 दिन में पूरी कर लेता है। तो रीपर बाइंडर एक ऐसी मशीन है जिसका पहले सीजन में ही उसका पेबैक पीरियड पूरा हो जाता है और वो अगले साल से उसकी नेट इनकम चालू हो जाती है। यानी कि यदि किसान मशीनरी को खरीदना चाहता है तो इस पे लगभग 50% तक सब्सिडी उपलब्ध है। इसके अलावा वो एक सीजन में ही पूरा पैसा वसूल कर लेता है एक्स्ट्रा ओके। अर्निंग तो जी बिल्कुल, ये एक और आज बेहतर किसान कोई कार भी परचेज करेगा 8 लाख की, कोई भी आदमी, या जेसीबी परचेज करेगा, उसका उतना रेंट नहीं मिलता है जितना मशीन का मिलता है। जी मशीन का रेंट लगभग 2000 से लेके 3500 रुपया एकड़ मिल जाता है और उसका जो खर्चा है किसान का वो 500 रुपया प्रति एकड़ है। इट मीन्स किसान की जो अर्निंग है वो 1000 रुपए से लेके 2000 रुपया प्रति ओवर, प्रति घंटा या प्रति एकड़ है। दिन में वो 8 घंटे भी काम करेगा तो लगभग 12,000-15,000 रुपये कमा के लेके जाएगा। जी सीजन के हिसाब से उसकी कीमत आराम से निकल जाती है। ऑलराइट सर, कंपनी जाहिर सी बात है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है तो इंटरनेशनली भी काफ़ी काम कर रही है कंपनी। तो जिस तरीके से जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है वो अफेक्ट हुआ है, तो आप हर एक कंपनी का एक्सपोर्ट लगभग प्रभावित हुआ है बुरी तरीके से। तो इसको पटरी पे आने में किस तरीके की जो है आने वाले समय में आशाएं की जा रही हैं कि कितने टाइम में ये कवर हो जाएगी ये चीजें, खासकर इंटरनेशनल मार्केट की जब हम बात देखो, करें? एक्सटर्नल और जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है ये डेफिनेटली कवर होगा, बिकॉज इमरान जी, एवरीथिंग कैन वेट, नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वेट नहीं कर सकता किसी भी चीज की, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई और बरसात हो, तूफान हो। खेती बाड़ी करनी है सबको और खेती बाड़ी डेफिनेटली आगे उसी लाइन से होगी जैसे पहले हो रही थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये मार्केट लाइन पर आएगा, इंटरनेशनल मार्केट भी, और प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सर, एक किसान हमेशा कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले वो जो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता को देखता है कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, कितना चलेगा, कितनी शेल्फ लाइफ होगी और क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो बीसीएस के प्रोडक्ट हैं उसके जो क्वालिटी मेजरमेंट्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बीसीएस जाना ही क्वालिटी के लिए जाता है, बिकॉज इटालियन टेक्नोलॉजी है, मेड इन इंडिया। हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटी कई स्तरों पर चेक होती है। सबसे पहले हम वो पार्ट इटली भेजते हैं रैंडमली फॉर क्वालिटी एंड चेक के लिए कि उसका मटेरियल ठीक है कि नहीं है, उसकी पोरोसिटी ठीक है कि नहीं है, उसकी हार्डनेस ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप की सब टेक्निकल चीज़ें इटली में चेक होती हैं। उसके बाद इंडिया में हमारी अपनी खुद की टीम है कंपनी में, बीसीएस इंडिया में R&D टीम भी है, टेक्निकल टीम भी है। वो रैंडमली पार्ट्स चेक करते हैं कि कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो जाए। सो BCS इज टोटली डेवलपमेंट कंपनी, वी आर नॉट ए ट्रेडर। सो उस पॉइंट को देखते हुए हम लोग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हम लोग क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं, क्वालिटी में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम कम बेचते हैं लेकिन अच्छा बेचते हैं, जिससे कि फार्मर्स, क्योंकि ये मशीनें जानी फार्मर्स के पास है और फार्मर्स को तकलीफ कम से कम आए, उस पॉइंट को रखते हुए माइंड में हम लोग मशीन देते हैं, जिससे कि वो लेके अपना जिस पर्पज से जो मशीन ली गई है वो उसका सॉल्व हो। क्योंकि फार्मर की प्रॉब्लम अल्टीमेट हमारी प्रॉब्लम है। तो क्वालिटी पे कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है। हम चाहे रीपर बाइंडर हो, चाहे पावर वीडर्स हो, टिलर्स हो, ग्रास कटिंग मशीन हो, ऑल आर क्वालिटी ड्रिवन प्रोडक्ट। ऑलराइट सर, एक्सपेक्टेड टू बी जो जिस तरीके से जीडीपी पे देश की फर्क पड़ा है सिर्फ तो उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसकी सहायता से बहुत जल्द जीडीपी को रिकवर किया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी अगर हम देखें तो सभी काम बंद थे, लेकिन जो खेतों में किसान अपना काम तब भी कर रहा था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो कृषि क्षेत्र है वो एक तरीके से देश की जीडीपी की बैकबोन
के रूप में सामने आएगा। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है इस चीज के ऊपर? नहीं, आपका एकदम ठीक है। डेफिनेटली हम सबको होप है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि किसान अब मोर क्वालिटी मशीनें यूज कर रहा है और फार्मर का झुकाव मैकेनाइजेशन की तरफ हो रहा है। और इसमें गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान है। बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट के तो कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और फार्मर्स भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब फार्मर मैकेनाइजेशन की तरफ जाता है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ता है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सारी इकोनॉमिक्स डेफिनेटली इंप्रूव होगी, क्योंकि उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और किसान को भी दो पैसा ज्यादा मिलता है। तो वी आर 100% श्योर कि फार्मर्स की हार्ड वर्क की वजह से इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा। सर, जो मेरा ये सवाल है, मुझे लगता है कि एक जो हमारे देश की जीडीपी है वो तो ग्रो करेगी ही एग्रीकल्चर के, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसके माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमने एक्सपोर्ट की भी बात की तो वहाँ भी एक अच्छा मार्केट क्रिएट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो भी एक तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया से अदर कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी जो अच्छे स्तर पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो सर मेरा एक सवाल ये है कि आने वाले समय में, जैसे आपने रीपर बाइंडर का जिक्र किया, फोडर हार्वेस्टर का जिक्र किया, और भी कई मशीनरी का जिक्र किया, तो इसके अलावा आप भविष्य में और किस तरीके की मशीनरी जो लेकर आने वाले हैं, किस तरीके की योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं अभी? डेफिनेटली कंपनी का अपना विजन है। हम लोग 4-5 साल आगे तक की योजनाओं पर काम करते हैं। अभी हम लोग वीट मींस गेहूं में हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में रीपर बाइंडर के थ्रू। अभी कुछ गैप है इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी पैडी क्रॉप पर कुछ गैप है जहां पर प्रॉपर मैकेनाइजेशन अभी नहीं है। उस क्षेत्र में हमारी कंपनी इटली में भी और इंडिया में भी रिसर्च चल रहा है, और कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं कुछ राइस में जो गैप है उसको फिल किया जाए, उस पर नए प्रोडक्ट लेके आया जाए। डेफिनेटली हम आपको बहुत जल्दी सूचित करेंगे उसके बारे में कि हम नए नए क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं उनके यदि कोई भी सवाल होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो उनका जो सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे साथ के साथ ही, क्योंकि सर भी मौजूद हैं इस समय। सर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो किसान है वो हमेशा महंगा प्रोडक्ट खरीदने से थोड़ा बचता है, उसको लगता है कि मैं 2-2.5 लाख का प्रोडक्ट जो जिले और श्रेणी के सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? इमरान जी, आपका क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिएगा, थोड़ा सा सर कुछ मेरा सवाल नेटवर्किंग ये है, प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है सर, जो हमारे मध्यम श्रेणी के किसान हैं या छोटे किसान हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि जो महंगी मशीनरी है, जिन मशीनरी में मान लीजिए जिसकी कीमत ही की शुरुआत ही 2 या 2.5 लाख रुपए से या 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं वो किसान 10 बार सोचता है कि इसको लूं या ना लूं, ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसे जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो मोटिवेट हो, किस तरीके से वो मशीनरी का रुख करें? देखिए, किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा, सवाल सस्ते और महंगे का नहीं है। मेन चीज है कि किस मशीनरी से किसान की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, या वो मशीन लेके, सस्ती मशीन लेके किसान की रिक्वायरमेंट यदि पूरी नहीं होती है, या जिस पर्पज के लिए ली है वो पर्पज ही उसका पूरा नहीं होता है, तो सस्ती मशीन परचेज करना भी एज ए गार्बेज है, उसका भी कोई यूज नहीं है। तो सवाल है आज की तारीख में। और सेकंड थिंग, हमें देखना है सर्विस एंड स्पेयर पार्ट। आज आप कुछ 2 पैसे बचाने के लिए किसान सस्ती मशीन लेता है, कल को उस किसान को उसकी सर्विस, स्पेयर पार्ट सपोर्ट नहीं मिलता है, वो टोटली उसका इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। आज की तारीख में बहुत कंपनियां हैं इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में जो सिर्फ ट्रेडिंग करती है।
और मेरा मानना है एग्रीकल्चर क्षेत्र में ट्रेडिंग नहीं चलेगी, हमको डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। जब तक हमारी कंपनी, हमारी सोच डेवलपमेंट के प्रति नहीं है और हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम किसान का भला नहीं कर पाएंगे। और जो किसान ट्रेडिंग कंपनियों से माल लेते हैं डेफिनेटली उनको भी समस्या आती है, आती रहेगी, बिकॉज वो सर्विस नहीं दे सकते, स्पेयर पार्ट नहीं दे सकते और टेक्निकल नो हाउ नहीं दे सकते। तो मेन बात है प्राइसिंग इज नॉट ए बिग इश्यू, मेन चीज है किसान की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। आज हमारी मशीनें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्टली हैं लेकिन किसान की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं, तो वो 20 दिन के अंदर अपनी कीमत पूरी कर लेते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल, जैसा आपने ट्रेडिंग का जिक्र किया, तो ट्रेडिंग से मुझे एक छोटा सवाल मेरा ये था, क्योंकि अभी तो इंपोर्ट बंद है, लेकिन अधिकतर क्या करते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो चाइना जैसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं सस्ते माल को, और उसको फिर वो किसानों को, क्योंकि कई कृषि प्रदर्शनी में भी मैंने देखा कि उस जो वो सस्ते प्रोडक्ट हैं वो किसानों को देते हैं या वो किसानों को बेचते हैं। खुद मेरे गांव का एग्जांपल है, एक किसान ने 35,000 का एक जो मिनी कल्टीवेटर होता है उसको लिया, और वो मुश्किल से 6 से 7 महीने चला सर। फिर उसमें शिकायतें आना शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। तो इन चीजों का कितना इफेक्ट जो है मार्केट के ऊपर पड़ता है, और कितना जो जेन्युइन जो ब्रांड है वो कितना प्रभावित होते हैं इस चीज से? डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ता है ब्रांड के ऊपर, हमारे ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि किसान की सोच को चेंज करना इतना आसान नहीं है। आज हम भी कहीं ना कहीं कस्टमर हैं, तो जब उनको सस्ती चीज मिलती है, ट्रेडर क्या करता है, इंपोर्ट किया डिब्बा और डिब्बा आगे सेल कर दिया बॉक्स। उनको मालूम ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं है, इसीलिए वो उसका स्पेयर पार्ट और क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और क्या इंडिया में वो मशीन ऐसा चल पाएगी, उसको क्या फीडबैक की जरूरत है, क्या टेक्निकल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो उनका विषय नहीं है, बिकॉज दे आर इन ट्रेडिंग। उनके पास उस टाइप की मैन पावर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट कंपनीज हैं लाइक बीसीएस और डिफरेंट लॉट ऑफ अदर कंपनीज हैं, वो लोग डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं कि जो हम मशीन दे रहे हैं वो रियली फार्मर के काम की है, उसको चलेगी, क्या हम फ्यूचर में उसको सपोर्ट कर पाएंगे। इन सारी चीजों पर सोच विचार के बाद ही एक अच्छी कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लेके आती है। और जो ट्रेडर है वो सिर्फ अपना बिजनेस देखता है, उसको उन चीजों से मतलब नहीं है कि 6 महीने बाद किसान का क्या होगा। वो अपनी कंपनी का नाम चेंज करेगा, ट्रेडर दूसरी कंपनी के नाम से खोल देगा। आज गोदाम उसका बॉम्बे में है, कल को पुणे में ले लेगा। उनको तो गोदाम चेंज करना है और फर्म का नाम चेंज करना है, बट एज ए कंपनी वी कैन नॉट चेंज अवर नेम इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और ना ही अपनी जगह छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है ट्रेडर और डेवलपमेंट कंपनीज में। Exactly, sir. This is happening in the country. Actually, I saw in many exhibitions, agriculture exhibitions. So I just want to know कि किस तरीके का जो लॉस है इंडस्ट्री को इस चीज से हो रहा है, नहीं, कहीं ना लॉस कहीं। डेफिनेटली हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस कम होता है, लेकिन फार्मर को वो चीजें समझ में आती हैं आफ्टर 6 मंथ और 4 मंथ। तो उसकी वजह से फार्मर जब समझ जाता है तो डेफिनेटली क्वालिटी और ब्रांड प्रोडक्ट पे जाता है। उसको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि वो क्वालिटी और ब्रांडेड चीज दे रहा है, लेकिन उसको उसका इफेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट उसको फील्ड में मिलता है। जब उसकी मशीन चलती है तब वो खुश होता है कि मशीन चल रही है। तो ये सब चीजें हैं बिजनेस में, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। ये जी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सर आपसे थोड़ा सा एक इजाजत लेना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, खासकर कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिनको बीसीएस के ज्यादातर प्रोडक्ट के बारे में पता है, कुछ दर्शक ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है आपके प्रोडक्ट का, यदि आप इजाजत दें तो मैं दिखा सकता हूँ अपने दर्शकों को कि किस तरीके के प्रोडक्ट बीसीएस बनाता है। ये बेसिकली व्हील फोल्डर हार्वेस्टर है आपकी ही कंपनी का, तो अच्छा जी। उसका एक छोटा सा डेमो है, यदि आप कहें तो मैं दिखा हाँ देता हूँ दिखाई, सर। मैं दिखाई।
वीडियो। तो ये एक छोटा सा डेमो था हमारे पास बीसीएस का। तो इस तरीके के मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जो गुणवत्ता वाले एग्रीकल्चर मशीनरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो बीसीएस तैयार करती है। और सबसे बड़ी बात, आपके काम की भी बचत होती है, आपके समय की बचत, इससे बचत होती है। और एक जो हम सेल्फ लाइफ देखते हैं प्रोडक्ट की, वो आपके एक लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं। तो सर मैं क्योंकि सेशन का समय भी लगभग समाप्ति हो रहा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि मुझसे कोई सवाल रह जाता है तो आप कंपनी की ओर से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए सर आप के लिए फ्लोर ओपन है, तो आप अपनी ओर, कंपनी की ओर से हमारे दर्शकों को जो भी कहना चाहते हैं वो बता सकते हैं। मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, अब समय थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम सभी को क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, और विदाउट मशीनरी फार्मिंग अब बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे सभी प्रिय किसान भाइयों, मशीनों की तरफ झुकाव बढ़ाइए, क्योंकि मशीनों से आपका काम आसान होगा और आप डेफिनेटली एक अच्छा कमाई और पैसा भी कमा सकते हैं उसमें, क्योंकि आप समय एंटरप्रेन्योर का है। जितना आप 1 एकड़ की उपज से कमाते हो, आप लगभग उतना ही मशीनों को यूज करके पर डे कमा सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है, गो फॉर मैकेनाइजेशन। हम बस चलते चलते जो हमारे कुछ दर्शक हैं उनके कुछ सवाल लेंगे। एक हमारे सुधीर अग्रवाल जी का थोड़ा छोटा सा, थोड़ा अटपट, मतलब सवाल अच्छा है। तो सुधीर अग्रवाल जी कहते हैं, ऑल चाइनीज मशीन ब्रांडेड इज बेस्ट, इंडियन मशीन मैन्युफैक्चरर इज कॉस्टली। तो इनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ये क्या कहना चाहते हैं, इंडिया इनको कॉस्टली लगता है कि, हाँ, इनको लगता है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो थोड़ा सस्ते होते हैं। जो वही वाला सवाल जो मैंने आपसे जिक्र किया कि है। देखो, एक रेट का जो सस्ता, कंपैरिजन होता क्वालिटी है। को भी देखना पड़ेगा। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सपोर्ट। क्योंकि सस्ता चाइना ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां से सस्ता माल आता है। इफ कोई भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी उस प्रोडक्ट को फील्ड में चला सकती है और सर्विस दे सकती है, स्पेयर पार्ट दे सकती है, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस किसान ने, जिसने भी मशीन ली, उसकी चलनी चाहिए। जी, महंगी हो सस्ती हो वो बात का मैटर है, चलेगी तो काम चलेगा सबका सब। बाद में सर्विस सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना सस्ता महंगा, जी बिल्कुल। सब चीजें देखनी पड़ेंगी हमको। और सर मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, जब हम चाइनीज प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं हमारे दिमाग में, जहन में ख्याल तो यही आता है कि प्रोडक्ट महंगा है। लेकिन हकीकत हर कोई जानता है कि वो प्रोडक्ट कितना चलता है। फिर आप एग्रीकल्चर मशीनरी ले ले, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम ले ले, कोई भी चाइना के नाम पे प्रोडक्ट जो भी होता है वो कितना चलता है, हर कोई अच्छे से जानता है इस चीज को। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में चाइना बॉयकॉट हो रहा है। तो यही रीजन है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा, देखिए, स्वदेशी को जब हम प्रमोट करते हैं या स्वदेशी को जब हम अपनाते हैं तो हमें गुणवत्ता दिखती है उस चीज के। तो अग्रवाल साहब, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जब भी लें, जो भी क्वालिटी को ध्यान में रखें, और गुणवत्ता जो है उसकी गुणवत्ता के साथ साथ उसकी सेल्फ लाइफ को ध्यान में रखें कि क्या मटेरियल उसमें यूज हो रहा है। सर हमारे दर्शक का एक और, हमारे दर्शक है उनका एक लास्ट सवाल हम लेते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में बीसीएस किसानों के लिए क्या क्या नई मशीन लेकर आ रहा है। आई थिंक मैंने बताया आपको, नई मशीन में हम लोग जो राइस के क्षेत्र में कुछ मशीन हम प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ गैप है राइस में, उनको हम फिलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ मॉडल्स हम रीपर बाइंडर में और लेके आना चाह रहे हैं, जिससे कि किसानों को और सहूलियत हो जाए और उनकी एफिशिएंसी और जो पर डे की क्षमता है वो बढ़ जाए। उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फसल क्रांति के साथ जुड़ने के लिए। जो हम दर्शक हैं उनको जानकारी देने के लिए
कीमती समय हमें दिया। इसके लिए फसल क्रांति परिवार आपका दिल से आभार व्यक्त करता है सर। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो किसान है वो भी सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है डिजिटल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अच्छी खबर है कि जो पिछले महीने ही जो इंडियन मोबाइल एसोसिएशन है, एक जो पूरी चीज़ों को कंट्रोल करती है, आंकड़ों को, उसी का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कि जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र को पीछे छोड़ चुका है इंटरनेट यूजिंग के मामले में। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। बहुत तो शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सर एक और सेशन में हम जुड़ेंगे आपके साथ बहुत जल्द, और डिजिटल माध्यम से अपने किसानों को फिर से जानकारी उपलब्ध कराएंगे नई नई चीज़ों की, और क्रॉप के ऊपर भी कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मैं लेता हूँ विदा अपने दर्शकों से भी और एस के बंसल सर से भी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो सर प्लीज़। इमरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम फसल क्रांति का। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक इंडस्ट्री की आवाज़ को आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं और आपकी सोच बहुत सकारात्मक है। कीप इट अप। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।